नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस लेटेस्ट वीडियो में। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए मैट्रिक्स और सारणिक की डीपीपी नंबर 4, जो कि आधारित है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, नहीं जो सारणिक वाला पोर्शन है उसके एमसीक्यूज के ऊपर। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की, जिसका चैप्टर नंबर 4 है सारणिक, उसके अंदर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एक सारणिक हमें यह दी हुई है तथा दूसरी सारणिक डेल्टा 1 दी हुई है, तब डेल्टा 1 और डेल्टा के बीच में क्या संबंध है यह हमको बताना है। तो इनमें से कोई सी मैट्रिक्स आप पहले पिक कर लो। डेल्टा 1 को मैंने माना पहले पिक किया, इसका मान है ए बी सी एक्स वाई जेड, जेड वाई जेड एक्स एक्स वाई, और इधर ए बी सी है तो इसका मैं ट्रांसपोज करके लिख देता हूं। अगर मैंने ट्रांसपोज किया ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका x आएगा, यहाँ पे आपका y आएगा, यहाँ पे आपका z आएगा, ये आपका जेड वाई आएगा, ये आपका जेड एक्स आएगा, ये आपका एक्स वाई आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे a के साथ x है, एक्स स्क्वायर है 1 है, b के साथ y है, वाई स्क्वायर है 1 है, c के साथ z है। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को ऊपर और नीचे एक्स वाई जेड से गुना कर देते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड से अगर मैंने गुना किया तो मुझे मिलेगा ए एक्स जेड वाई, बी वाई जेड एक्स, सी जेड एक्स वाई। एक्स वाई जेड को मैंने अंदर भेजा, क्या हुआ, पहली वाली रो को x से गुना किया, दूसरी वाली रो को y से गुना किया, तीसरी वाली रो को z से गुना किया, तो क्या मिलेगा, ए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, दूसरी वाले को y से किया बी वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, तीसरी वाली को z से किया सी जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को कॉमन लिया कॉलम नंबर 3 से, तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड आपका कैंसिल हो गया, आपको मिल गया ए एक्स एक्स स्क्वायर 1, बी वाई वाई स्क्वायर 1, सी जेड जेड स्क्वायर 1, और ये किसका मान है आपका, ये है आपके डेल्टा के बराबर। मतलब डेल्टा 1 आपका डेल्टा के बराबर है। आपके ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब हो गया आपका डेल्टा माइनस डेल्टा 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स एक, हाँ दोनों सारणिक एक ही हैं। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे और एक्स वाई जेड से गुना करोगे तो आपको वही वाला रूप मिल जाएगा। दोनों मैट्रिक्स जो दी हुई हैं वो दोनों दोनों सारणिक जो दी गई हैं दोनों एक ही हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, x और y दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तब सारणिक cos x इसका किस अंतराल में है, तब सारणिक का मान किस अंतराल में है। ठीक है, तो मतलब इस सारणिक को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद यह बताना है कि इस सारणिक का मान किस अंतराल में आ सकता है, जबकि आपकी संख्याएं x और y दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका सारणिक आ गया, ये हो गया cos x, ये आ गया आपका sin x, और अगर इसको मैं खोल देता हूं यहां पर तो मुझे मिलेगा cos x cos y माइनस sin x sin y। cos a प्लस b का फॉर्मूला मैंने काम में लिया, यहाँ है मेरा sin x cos x माइनस का sin x cos y और माइनस का cos x sin y। sin a प्लस b का फॉर्मूला काम में लिया, ये आपका हो गया 1 1 0। देखो ध्यान से अब क्या कर सकते हैं, ऊपर cos x है, cos x cos y है, यहाँ पर cos x है, cos x cos y है, sin x है, sin x cos y है। ठीक है, और नीचे वाला आपका sin x है, sin x के साथ sin y है, cos x के साथ sin y है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि आपका जो R3 है, मैं R3 को रिप्लेस कर सकता हूँ, R3 R3 के साथ मैं माइनस करूंगा R1 cos ऑफ y। क्यों किया मैंने,
क्योंकि यहाँ पर cos x cos y था, cos x cos y करूंगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस करूंगा R2 sin ऑफ y। ये भी हमने क्यों किया है, क्योंकि sin x sin ऑफ y माइनस का sin x sin y से कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, आपके पास आएगा cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x और 1, ये आएगा आपका साइन ऑफ x cos ऑफ x और 1, ये आपका जीरो हो गया। ये वाली टर्म अभी आपकी जीरो हो गई। माइनस साइन x cos ऑफ y को जब मैं माइनस में लिखूंगा, ओके, यह वाली टर्म भी आपकी जीरो हो गई है। ठीक है, जीरो हो गई है। इसको इसमें से मैंने माइनस किया है तो साइन एक्स कॉस वाई आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये जीरो। और ये वाली टर्म जो हो गई है आपकी, वो हो गया आपका साइन ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ वाई। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन के लिए। क्या किया है हमने, R1 को cos y से गुना किया और इसमें से माइनस कर दिया है, R2 को sin y से गुना किया, इसमें जोड़ दिया है, तो आपका यहाँ पर आएगा cos x cos y प्लस में है, ये cos x cos y माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। sin x sin y माइनस का है, sin x और आपका sin y प्लस का आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अगर आप यहाँ पर आएंगे sin x cos y माइनस का है, माइनस का sin x cos y प्लस में हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर sin x तो आपका प्लस में आएगा, cos y आपका साइन वाई आपका प्लस में आएगा, कॉस वाई आपका माइनस में आएगा। यहां तक अपन आ चुके हैं। अब अगर इस मैट्रिक्स का मैं एक्सपेंड करता हूं रो 3 के लिए, तो ये जीरो यह जीरो, केवल यह वाला पोर्शन आपको मान देगा, साइन वाई माइनस कॉस ऑफ वाई, और क्या निकलेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये मान आया आपके पास साइन वाई माइनस कॉस ऑफ वाई। और आपको बताना क्या है, आपको यह बताना है कि इस सारणिक का मान किस अंतराल में हो सकता है, मतलब साइन वाई माइनस कॉस ऑफ वाई का मान किस अंतराल में हो सकता है। और मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि अगर आपको इस तरह से कभी भी टर्म लिखी हुई आए, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, तो इसका मान हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो बड़ा होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो बीच में, और हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से छोटा होगा। मतलब इसका जो मान है मिनिमम मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है, जहां पर ए साइन एक्स का मल्टीपल है, बी कॉस एक्स का मल्टीपल है, और इसका मैक्सिमम मान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है, जहां पर ए साइन एक्स का मल्टीपल है और बी कॉस एक्स का मल्टीपल है। अगर आपको यह देखना है कि यह वैल्यू कैसे आती है अगर आपको यह देखना है कि ये वैल्यू कैसे आती है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस माइनस, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, ऊपर नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और ऊपर गुणा कर दिया। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट साइन एक्स प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपका एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है जिसमें से यह वाला कोण आपका x है, ये आपकी a है, ये आपकी b है, तो और तो ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, मतलब a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा आपका कॉस ऑफ एक्स, और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपके पास होगा साइन ऑफ एक्स। ठीक है, साइन में क्या आता है, कोण के सामने की भुजा बटा
कर्ण आपका कॉस में क्या आता है, कौन के साथ वाली भुजा बटा कर्ण। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखो आप, आपको क्या मिलेगा, ये दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करते हैं हमको मिलेगा cos x sin x प्लस माइनस sin x cos ऑफ x। ठीक है, इसका मान होगा sin x प्लस माइनस x। ठीक है, माइनस वाला चिन्ह मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि माइनस से आपका जीरो आ जाएगा तो इनइक्वालिटी बनेगी नहीं। अगर आपको माइनस वाला लेना है तो आप इसको साइन की जगह कॉस वाले फॉर्मूले में ले जाना। मतलब अगर आपका कॉस ऑफ x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो है कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई, और साइन ऑफ x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो आपका है साइन x कॉस ऑफ y प्लस कॉस x साइन ऑफ y। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर माइनस से क्या होगा, साइन जीरो हो जाएगा तो आपको रेंज का पता नहीं लगेगा। जब आपको माइनस वाला चिन्ह लेना है तो आप इसको यहाँ पर आपने जो कॉस बनाया इसको साइन बनाना और इसको कॉस बनाना, तो फॉर्मूला आपका बनेगा कॉस ऑफ x माइनस एक्स कॉस 2x की वैल्यू वहां पर आ जाएगी। ये आपका ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और साइन ऑफ 2x आ गया। ठीक है, साइन x का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, तो साइन 2x का मान सदैव 1 और -1 के बीच में होगा। तो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 2x का मान सदैव के बीच में होगा। मतलब ये किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, तो इसका मान सदैव इसके और इसके बीच में होगा। करेक्ट है, तो ये एक हमारी असमीका है जो हमें रेंज बताती है साइन के केस में। अगर मैं यहां पर आता हूं तो साइन वाई माइनस कॉस ऑफ वाई का जो मान है हमेशा 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में होगा। मतलब माइनस अंडर रूट 2 साइन वाई माइनस कॉस ऑफ वाई अंडर रूट 2 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा आएगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार हम इसको काम में लेंगे और त्रिकोणमिति में इसको डिटेल से समझेंगे कि अगर आपको इस तरह से a sin x प्लस माइनस cos x दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू सदैव माइनस में अंडर रूट इसका गुणांक और इसका गुणांक और प्लस में अंडर रूट इसका गुणांक और इसके गुणांक के बीच में होती है। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, इसका मान माइनस अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट 2 के बीच में होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देख लो एक बार, सिंपल सॉल्व किया है हमने, इसको सॉल्व करके हमारे पास एक ये व्यंजक मिला, इसका मान सदैव आपका अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट 2 के बीच में होगा। और इसको ऊपर नीचे आप पाई बाई 4 से गुणा करके, पाई बाई 4 मतलब मैं यह बोलना चाह रहा हूं साइन वाई माइनस कॉस ऑफ वाई अगर दिया हुआ है तो इसको आप अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा कर दो, अंडर रूट 2 से नीचे गुणा कर दो, ऊपर अंडर रूट 2 हो गया, यहाँ पर आपका कॉस ऑफ वाई हो गया। 1/√2 का मान क्या होता है, इसको मैं बोल सकता हूं साइन वाई कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ वाई साइन ऑफ पाई बाई 4। इसका मान आपको मिलेगा साइन ऑफ वाई माइनस पाई बाई 4, और साइन की ये वैल्यू हमेशा 1 और माइनस वन के बीच में आएगी। मतलब साइन ऑफ वाई माइनस पाई बाई 4 का जो मान है सदैव 1 और -1 के बीच में होता है। तो आपका अंडर रूट 2 साइन ऑफ वाई माइनस पाई बाई 4 का मान सदैव इसके बीच में आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये एक स्पेसिफिक केस है क्योंकि साइन और कॉस के साथ में गुणांक केवल एक दिया हुआ है। फिर जब आपको गुणांक कुछ दिए होंगे, कुछ इस तरह की टर्म होंगी 2 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसका मान कहां पर होगा, तब आपको बड़ा काम आएगा। माइनस में 4 प्लस 16, इससे तो बड़ा होगा इसका मान, और प्लस में 4 प्लस 16 के बीच में होगा। मतलब माइनस का अंडर रूट 20 और प्लस के अंडर रूट 20 के बीच में
इस वाले टर्म्स का मान आपका होगा। आगे बढ़े, देख लो एक बार, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मेन झगड़ा केवल इसको सॉल्व करने का था, इसके मैंने आपको दो मेथड बता दिए। एक मेथड स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के काम आएगा, पर ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे, ये त्रिकोणमिति में बड़ा काम आएगा अपने। चलिए अगला वाला क्वेश्चन लीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अगर दो सारणिकों के मान बराबर हैं तो x का मान क्या होगा। दोनों को हल करो। इसको अगर मैंने हल किया तो 2x² माइनस 40 बराबर 6×18 + 14, यही आएगा। 2x² का मान, मैं 40 को इधर ले गया, ये कितना हो गया 12×32। x² का मान आपका 36 आ गया, x का मान आपका प्लस माइनस वर्गमूल 36 आया, x का मान आपका प्लस माइनस 6 आएगा। क्लियर है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिर्फ सारणिक को खोलना है। सारणिक को खोलने से आपको x के दो मान मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के सदैव दो हल विद्यमान होते हैं। आगे बढ़ो, यह वाली सारणिक हमको दी हुई है और इसका मान हमको निकालना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि मैं एक तरीका ये अपना सकता हूं कि मैं ABC का मान रख दूं और इसके मैं मान निकाल दूं। मतलब अगर मैं सिंपल इसमें पुट कर दूं आपको कि A का मान मैंने माना 1, B का मान माना 2 और C का मान माना 3। ठीक है, अगर मैं इसको मानता हूं इस तरह से, तो मेरे पास सारणिक क्या बन जाएगी, A माइनस बी माइनस का 1, B प्लस C 5 और A 1। B माइनस A कितना होगा, B माइनस A होगा आपका 1, C प्लस A होगा आपका 4 और B होगा आपका 2। C माइनस A कितना होगा 2, A प्लस B होगा 3 और C का मान होगा 3। ठीक है, ये बेसिकली इसको शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो आप कि हम A B C के कुछ मान मान लेते हैं, आपकी मर्जी से और भी कुछ मान सकते हो आप, पर छोटे नंबर मानने से फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है। इस केस में मैं इस सारणिक का मान निकालूंगा, सारणिक का कुछ स्पेसिफिक मान निकलेगा, फिर A B C के मान मैंने ऑप्शंस में रखूंगा, जिसके बराबर ये ऑप्शन आ जाएगा मैं उसको मेरा आंसर मान लूंगा। पर इसमें सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। क्या दिक्कत है, इनमें से एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट होके नहीं बोल पाऊंगा कि ये वाला ऑप्शन मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। आपने A बराबर 1 रखा, B बराबर 2 रखा, C बराबर 3 रखा, इससे ये सारणिक का मान आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो सारणिक की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। सपोज कुछ भी इसका मान मानो x आ गया, ठीक है, x मान इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उसके बराबर होना चाहिए। जब मैं A B C का मान यहाँ पर रखूंगा, जैसे यहाँ रखा मैंने, तो 1 + 8, 1 + 8 + 27 आएगा आपका मान, मतलब आपका 36 वैल्यू आया। तो अगर ये सारणिक का मान भी 36 आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर मान निकालूंगा इसका, तो आएगा 6×3 = 18 और ऐसे ही इसकी कुछ वैल्यू आएगी आपके पास में। ठीक है, तो 1 2 3 रखने पे जो सारणिक का मान निकला वही मान मेरा अगर यहाँ पर आ गया तो मैं बोल सकता हूँ मेरा ऑप्शन करेक्ट है। पर झगड़ा एक ये है कि इसमें से एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, और इनमें से कोई नहीं वाले केस में जब जब आप शॉर्ट ट्रिक अपनाने जाते हो तो कई बार अपने से चांसेस होते हैं कि गलती हो जाए। तो कोशिश करना जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ना हो तब हम इस चीज को अगर अपनाएंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट आ जाएगा। पर अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तब थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है कि इस तरह की ट्रिक्स को हम ना अपनाएं। करेक्ट, तो सारणिक को सीधा सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। सारणिक है मेरे पास A माइनस बी, B प्लस सी और A, B माइनस A, C प्लस A और B, C माइनस A प्लस B और C। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, क्या कर देता हूं मैं, C2 को रिप्लेस करता हूं C2 + C3 से, तो क्या होगा, यहां पर मेरा ABC आ जाएगा। ABC को मैंने बाहर निकाल लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, A माइनस बी 1A, B माइनस A 1B, C माइनस A 1C। समझ पाए,
C2 को मैंने रिप्लेस किया है C2 प्लस C3। C2 प्लस C3 तो यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी आएगा। A प्लस बी प्लस सी को मैं बाहर ले गया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं कि मैं R2 को रिप्लेस कर देता हूँ R2 माइनस R1 से, और R3 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ R3 माइनस R1 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी 1 और A, इसमें से इसको माइनस किया तो 2B माइनस ए आ गया, ये आपका 0 आ गया, ये आपका B माइनस ए आ गया। इसमें से इसको माइनस किया तो क्या है आपके पास, ये आया B प्लस सी माइनस 2A। B आपका प्लस का हो जाएगा, C प्लस का है, माइनस के 2A हो जाएंगे, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका मिल गया C माइनस ए। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, B माइनस ए बाहर आ रहा है, इसको भी बाहर ले लो। और इस सारणिक को खोल दो। एक तो माइनस का 1 मुझे मिल गया, तो 2C माइनस 2A माइनस बी माइनस सी प्लस 2A, कुछ ऐसा वैल्यू हमारे सामने निकल के आएगा माइनस का। एक C कैंसिल हो गया, C आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, C माइनस बी। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी और C माइनस बी। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास है, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है? सिंपल सारणिक को सॉल्व करना है, इन दोनों को जोड़ के एबीसी को बाहर निकाल दिया, ये वाला पोर्शन आ गया, R2 में से R1 को घटाया, R3 में से R1 को घटाया, आपके पास ये सारणिक आ गया। इस सारणिक को हल करोगे तो कुछ इस तरह की टर्म आपके पास आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा हम लेते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष ये हैं, तो के का मान क्या होगा। एक चीज हम जानते हैं कि सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ इस तरह से निकाला जाता है, -3 0 1 3 0 1 0 के 1। इसका मान 9 वर्ग इकाई है, तो इसको मैं प्लस माइनस 9 आपके पास रख लेता हूं। इसको अगर सॉल्व करूं मैं, तो आपको मिलेगा 1/2 माइनस का के माइनस का 3 इक्वस टू प्लस माइनस 9। ये कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, के गुणा 6/2 बराबर प्लस माइनस 9। 2 से 2 कैंसिल, के का मान प्लस माइनस 3 आया। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, के का मान 3 माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। करेक्ट। सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको कि अगर आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक से हम किस तरह से निकालते हैं, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको आप सॉल्व करोगे, के का मान आपको मिल जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है एक सारणिक आपको दी गई है, उसका मान आपको निकालना है, और इसमें भी वही झगड़ा है कि इसमें से ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप शॉर्ट ट्रिक अगर अपनाओगे, एबीसी की वैल्यू पुट करोगे, तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए। पूरा सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए सी। यहाँ पर क्या है, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, और यहाँ पर है बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए बी माइनस ए स्क्वायर। क्या किया जा सकता है,
बी माइनस ए कॉमन है, बी माइनस ए कॉमन है, बी माइनस ए कॉमन है। ठीक है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि बी माइनस ए को सी वन से कॉमन ले लिया। देखो, अगर मैं बी को कॉमन लूंगा तो बी माइनस ए, अगर मैंने ए को कॉमन लिया बी माइनस ए, सी को कॉमन लिया बी माइनस ए, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखो, बी माइनस ए यहाँ से भी कॉमन है, बी माइनस ए यहाँ से भी कॉमन है, बी माइनस ए यहाँ से भी कॉमन है, तो मैंने दो बार कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा मेरा बी, बी माइनस सी, और यहाँ पर बचा सी। यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया है, यहाँ से ए माइनस बी बचा है, यहाँ से बचा है मेरा बी, यहाँ से मेरा बी माइनस ए मतलब सी बचा है, यहाँ पर सी माइनस ए बचा है, और यहाँ पर ए बचा है। चेक कर लो एक बार, बी माइनस ए निकाला तो बी बचेगा, बी माइनस ए निकाला तो ए बचेगा, बी माइनस ए निकाला तो सी बचेगा, ये तो सेम है। बी माइनस ए निकाला सी बचेगा, बी माइनस ए निकाला बी बचेगा, बी माइनस ए निकाला ए बचेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब क्या किया जा सकता है? अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब हमने क्या किया है, C2 को रिप्लेस किया है C2 प्लस C3 के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको? ये B बन जाएगा, ये आपका C हो गया, ये A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये आपका A हो गया। क्लियर? C2 के अंदर C3 को मैंने जोड़ दिया है, तो BAC हो गया, ये CBA हो गया, ये BAC हो गया। C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दी गई सारणिक का मान आपका 0 आएगा। C1 और C2 अगर आपके आइडेंटिकल हैं तो दी हुई सारणिक का मान आपका 0 आएगा, और 0 आपके किसी ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अंतराल -π/4 से π/4 के बीच में x का मान है, तो सारणिक बराबर 0 के विभिन्न वास्तविक मूल बताइए। क्या क्वेश्चन है आपका कि x का मान -π/4 से π/4 के बीच में है, इस सारणिक का आपको मान बताना है। इस सारणिक, ये सारणिक आपकी 0 के बराबर है, तो इस समीकरण के आपको वास्तविक मूलों की संख्या बतानी है कि इस समीकरण के लिए x अपने कितने वास्तविक मूल रखता है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। इधर क्या है, कुछ कॉमन है इसमें से, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ कॉमन नहीं है, इधर से कुछ कॉमन नहीं है, यो नहीं कॉमन है। तीनों को जोड़ूंगा तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। इसको मैं पहले ही बाहर निकाल देता हूं। इसमें क्या है आपका, C1 का मान मैंने कर दिया है C1 प्लस C2 प्लस C3, और उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे मिलेगा साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। ठीक है, इसको जोड़ेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स, सेकेंड में भी साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स आया, थर्ड में भी साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स आया। ये आपका 1 1 1 आ गया, ये मिला आपका कॉस एक्स, ये मिला आपका कॉस एक्स, ये मिला साइन एक्स, यह मिला कॉस एक्स, यह मिला कॉस एक्स, यह मिला साइन एक्स। अब R2 में से R1 घटा दो, R3 में से R1 घटा दो, तो क्या मिलेगा आपको? इसको घटाया 0, इसको घटाया, यहां पर आपका 0 आ गया, ये 0 है, ये भी 0 है, ये है आपका
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर? इसका आप इस वाले कॉलम के सापेक्ष अगर विस्तार करोगे, इस वाले कॉलम के सापेक्ष अगर मैं विस्तार करूंगा तो क्या निकलेगा? साइन एक्स आएगा प्लस का 2 कॉस एक्स आएगा, इसके सापेक्ष विस्तार किया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यह किसके बराबर है? 0 के बराबर है, जो हमको दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा या यह 0 होगा। मतलब या तो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स का मान 0 होगा, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान 0 होगा। अगर यह मान 0 हुआ तो टेन एक्स का मान क्या निकलेगा? -2। और अगर यह 0 हुआ तो टेन एक्स का मान कितना निकलेगा? 1। ठीक है, 2 cos x को उधर ले गया, दोनों तरफ cos का भाग दिया, ये 10x बन गया, माइनस का 2 बन गया। cos x को इधर ले गया, दोनों तरफ cos का भाग दिया, ये 10x बन गया, ये 1 बन गया। अब देखो हमने क्या किया कि इस सारणिक को सॉल्व किया तो हमारे पास दो मूल आ गए। पहला मूल क्या है? जब 10x का मान 2 है, 10x का मान -2 है। दूसरा मूल है जब 10x का मान 1 है। इस सारणिक से जो समीकरण आपको मिलेगा, उस समीकरण को हल करने पर आपको दो मूल मिलेंगे, 10x का मान -2, 10x का मान 1। पर हमारे पास एक कंडीशन है कि x का मान आपका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। कंडीशन क्या है? x का मान आपका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप 10x के ग्राफ की अगर बात करोगे, अगर आप 10x के ग्राफ की बात करोगे तो वो कुछ ग्राफ इस तरह का होता है। इस तरह से बनाते हैं 10x का ग्राफ हम, कुछ ऐसा ग्राफ हमारा बनता है। ये वैल्यू क्या है? आपका π/2 वाला पोर्शन है, ये वैल्यू आपका π/2 वाला पोर्शन है। जब मैं π/4 रखूंगा, जब मैं π/4 रखूंगा तो ये मान होगा आपका 1 और इधर वाला मान होगा -1। मतलब जब x का मान -π/4 से π/4 के बीच में होता है तो 10x का मान -1 से 1 के बीच में होगा। इस पोर्शन पे जब x का मान -π/4 से π/4 के बीच में होगा तो 10x का मान -1 से 1 के बीच में होगा। और मेरा इक्वेशन क्या बोलता है कि 10x का मान -2 है, तो ये वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है, यह वाला मूल नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि x का मान -π/4 से π/4 के बीच में है। क्लियर? यह वाला जो वास्तविक मूल है वो पॉसिबल नहीं है इस अंतराल के लिए, और 10x का मान 1 हो सकता है आपके इस अंतराल के लिए। इस समीकरण के दो हल हमने निकाले। पहला हल जो है वो इस अंतराल के अंदर नहीं आ सकता, दूसरा हल आपका इस अंतराल में आएगा, तो इस वाले हल को हमें छोड़ना पड़ेगा। आपके पास केवल और केवल एक हल इस समीकरण का इस अंतराल में विद्यमान होगा। इस समीकरण का एक हल -π/4 से π/4 वाले अंतराल में विद्यमान होगा। क्लियर है? देख लो एक बार, फिर आगे बढ़े। कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह बोलता है यदि ABC एक त्रिभुज के कोण है तो सारणिक इसका मान बराबर होगा। ठीक है, दो तरीके हैं करने के। तरीका नंबर 1 है, वो बोलता है कि ABC किसी त्रिभुज के कोण है, तो क्या होता है कि A प्लस B प्लस C का मान 180 होगा। अगर ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो तीनों का योग 180 के बराबर होगा। अब अगर मैं इसमें A प्लस B, A और B और C सबको 60 डिग्री मान लूं, मतलब इसको समबाहु त्रिभुज बना दूं। आप बोलोगे सर आपने 60-60 ही क्यों लिया? 60 मैंने इसलिए लिया क्योंकि सब में कॉस है और 60 पे कॉस का मान 1/2 आएगा। ठीक है, तो सारे मान एक जैसे हो जाएंगे, सारणिक का मान मुझे कैलकुलेट करना आसान रहेगा। यह मैं आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना बता रहा हूं। इसके बाद हम इसको एक्चुअल तरीके से भी सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी है। मैंने क्या किया, A प्लस बी प्लस सी का मान 180 होगा, मैंने मेरी मर्जी से मान लिया तीनों का मान 60-60 है। क्यों? क्योंकि यह भी एक त्रिभुज है,
इस सारणिक का मान हर त्रिभुज के लिए एक जैसा निकलेगा। ठीक है, इस सारणिक का मान आप एबीसी का मान कुछ भी ले लो, उनका मान उन वैल्यूज में से निकलेगा 0 -1। अगर इनमें से कुछ और निकल गया तो कोई नहीं आंसर हो जाएगा। मतलब एबीसी के हर मान के लिए मान उसका वही आना चाहिए। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए ए को, बी को और सी को तीनों को 60 डिग्री मान लिया। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा -1 cos 60 कितना होगा? 1/2 cos 60 फिर 1/2 हो जाएगा। ये आपका 1/2 हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका 1/2 हो गया, ये भी आपका 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, -1 हो गया। स्टैंडिंग मेरी कुछ ऐसी बन गई। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, C1 को मैं रिप्लेस कर दूं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 1/2 1 0, यह भी 0 हो गया, यह वाला पोर्शन भी 0 हो गया, यह वाला पोर्शन भी 0 हो गया। अब आपका मान क्या है? 1/2 1/2 -1 1/2 1/2 -1, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 0। अगर मैं ए, बी और सी तीनों का मान 60-60 डिग्री लेता हूं तो दी गई सारणिक का मान 0 निकलेगा, जो मेरे ऑप्शन नंबर 1 के बराबर है। और सारे मान जो है आपके अचर मान है। मतलब ये है कि ए बी सी का आप कुछ भी मान ले लो, मान आपके इनमें से ही कुछ आने हैं। करेक्ट। अब अगर इसको आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना है, ये वाला समझ में आ गया? इसको मिटा दूं? अगर यह वाला समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, या फिर इसको अलग सीट पे ले लेते हैं हम। cos C cos B, cos C cos B cos A, ये है मैट्रिक्स आपकी सारणिक। cos C cos B, ये है cos C -1 cos B cos C cos A है वहां पर। इस सारणिक का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब एक चीज हम देखते हैं कि अगर मैं कोई त्रिभुज आपका लेता हूं, माना इसका ये ए है, ये आपका शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है, तो ये कौन आपका ए आ गया, इसके सामने की भुजा आपकी स्मॉल ए हो गई। ये कौन आपका बी हो गया, इसके सामने की भुजा आपकी स्मॉल बी हो गई। ये कौन आपका सी हो गया, इसके सामने की भुजा आपकी स्मॉल सी हो गई। ठीक है, इस केस में आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि जो ए का मान है वो सी कॉस बी, जो ए का मान है वो सी कॉस बी प्लस बी कॉस ऑफ सी, इसके बराबर होगा। मतलब इस वाली साइड का अगर मैं प्रोजेक्टाइल इधर डालूं, इस वाली साइड का प्रोजेक्टाइल में इधर डालूं और इस वाली साइड का प्रोजेक्टाइल में इधर डालूं, तब ये मुझे ए के मान के बराबर आ जाएगा। तो ए का मान मेरा सी कॉस बी और बी कॉस सी के बराबर होगा। ऐसे ही जो मेरा बी होगा, इसका मान मेरा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए के बराबर होगा। ऐसे ही मेरा जो सी होगा, ऐसे ही मेरा जो सी होगा उसका मान होगा मेरा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मेरी एक ट्राइंगल के अंदर। इस तरह के मान अगर ट्राइंगल आपको दिया हुआ है तो इस तरह के मान हमारे पास निकलते हैं। अब इसको मैं इसमें पुट करता हूं। देखो क्या करना है मुझे, मुझे चाहिए आपका ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ए तो यहां पे चाहिए ए और ए। अगर मैं C1 को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, C1 को C1 मल्टीप्लाइड बाई ए से कर दूं, और मुझे क्या चाहिए, कॉस सी बी, कॉस सी बी के साथ है कॉस, ठीक है। और अगर मैं C2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ C2 मल्टीप्लाई बी के साथ, स्मॉल बी के साथ, और C3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपका C3 मल्टीप्लाई स्मॉल सी के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -a बी कॉस ऑफ सी सी कॉस ऑफ बी। ये आपको मिलेगा a कॉस ऑफ सी माइनस का b सी कॉस ऑफ ए।
ये आपको मिलेगा a cos ऑफ b ठीक है। अगर मैंने इन तीनों को जोड़ा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं आपके पास में, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस ए प्लस बी कॉस ऑफ सी प्लस सी कॉस ऑफ बी। C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 से रिप्लेस किया है। यहाँ पे क्या होगा? A कॉस ऑफ C माइनस बी प्लस सी कॉस ऑफ ए। यहाँ पे क्या आएगा? A कॉस ऑफ बी प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस सी आएगा, और ये वैल्यू आपकी जैसे की जैसे रह जाएंगी। यहां तक समझ पाए? क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण अगर हैं तो ये वाली प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो होती हैं। अब देखो आप, ए का मान क्या है? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ए का मान क्या है? सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। मतलब इस पूरे को मैं ए लिख सकता हूं, वहां से एक ए लिख सकता हूं। ये मान देखो आपका ए कॉस सी सी कॉस ए कॉस सी सी कॉस ए कॉस सी सी कॉस ए। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं बी। और तीसरा वाला देखो ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए। इस पूरे को लिख सकता हूं मैं सी। करेक्ट। इसको ए लिख सकता हूं, इन दोनों को बी लिख सकता हूं, इसको मैं सी लिख सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा माइनस ए प्लस ए, मुझे मिलेगा बी माइनस बी, और मुझे मिलेगा सी माइनस सी। और यहां पर कुछ भी वैल्यू आपकी आ जाएंगी। क्लियर? अगर यह वाली सिचुएशन आती है तो ये पूरी की पूरा जो कॉलम है मेरा C1, ये इसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। और इसके सारे एलिमेंट जीरो होने का मतलब है कि इसका मान आपका निकलेगा जीरो। तो जो हम पुराने मेथड से करना चाह रहे थे, आपका मैंने तीनों का मान 60-60 डिग्री रखा था, उसके रखने पर भी हमारा इसका मान जीरो आ रहा था। पर अगर आपको इसको प्रॉपरली हल करना है तो प्रोजेक्टाइल मेथड को यूज में लेना पड़ेगा। वो जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की एक साइड जो है बाकी दोनों साइड से जब उस पर प्रोजेक्शन डालते हैं तो उस क्या कहते हैं, साइड की लंबाई और उसके जो कॉस एंगल उसके मल्टीपल के बराबर होगा, उसको यूज में लोगे, सारणी को कुछ इस तरह से एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। यह क्वेश्चन मेरा बोलता है कि एक सारणिक मेरे को ये दी हुई है जो कि फलन है, फलन आपका मान है cos ऑफ t t1 sin t t2t sin t t ठीक है। और मुझे लिमिट एफ टी अपॉन टी स्क्वायर का मान निकालना है, तो पहले मुझे एफ टी को सॉल्व करना पड़ेगा। सीधा ही सॉल्व कर देता हूं। cos ऑफ टी हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, माइनस टी आ गया आपका 2t साइन टी माइनस 2t साइन टी, और ये आपका प्लस का 1 आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2t साइन टी माइनस टी साइन टी। ठीक है, क्या वैल्यू निकल के आएगी? माइनस टी स्क्वायर कॉस ऑफ टी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए आपके। ये वैल्यू निकल के आई आपकी टी साइन ऑफ टी। ये किसका मान है? ये एफ ऑफ टी का मान है आपके सामने। क्या वैल्यू निकालनी है आपको? आपको निकालनी है लिमिट टी टेंस टू जीरो। इसको आप इस तरह से पढ़ना, ये है आपका टी टेंस टू जीरो, एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर का मान होगा लिमिट टी टेंस टू जीरो माइनस का टी स्क्वायर कॉस ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का टी साइन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, लिमिट वाले चैप्टर में आप पढ़ लोगे, बहुत सिंपल सी लिमिट है, इसमें सच कुछ है नहीं है, केवल अपने को इसका मान निकाला है और हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह की आ गई है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा टी टेंस टू जीरो पर, माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, आपको मिलेगा माइनस कॉस ऑफ टी, और यहां मिलेगा साइन ऑफ टी अपॉन टी।
ठीक है, एफ टी का मान आपने ये निकाला, इसमें टी स्क्वायर का भाग दे दिया, आपको कुछ इस तरह का मान आएगा। जब टी मेरा जीरो की तरफ जाएगा, जब टी मेरा जीरो की तरफ जाएगा तो मेरा कॉस ऑफ टी का मान आता है 1। टी बराबर जीरो पर कॉस ऑफ टी का मान कितना आता है 1। तो जब टी मेरा जीरो की तरफ जाएगा तो मेरा कॉस ऑफ टी का मान आएगा 1, तो मुझे -1 मिल जाएगा। और एक हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि लिमिट टी टेंस टू जीरो साइन ऑफ टी बटा टी का मान होता है 1। ये आप लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि इसका मान 1 के बराबर आता है। ये मुझे मिल गया 1, तो टोटल वैल्यू मेरे पास आया 0। अगर आपने लिमिट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, जिस दिन आप लिमिट पढ़ लोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ फंक्शन का मान निकालना है। जब लिमिट टी जीरो की तरफ जाती है तो कॉस ऑफ टी का मान 1 होता है, जब लिमिट टी जीरो की तरफ जाती है तो साइन ऑफ टी बटा टी का मान 1 होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हमारे हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि थीटा एक वास्तविक संख्या है तब इसका अधिकतम मान कितना होगा। एक सारणिक हमें दी हुई है जिसमें एक चर है आपका साइन थीटा या कॉस थीटा, और उन्होंने बोला है कि थीटा एक वास्तविक संख्या है, तो इस सारणिक का अधिकतम मान क्या होगा यह हमें पता लगाना है। देखो आपकी सारणिक क्या है, एक है, एक है, एक है, एक 1 प्लस साइन ऑफ थीटा है 1 है, ठीक है। क्या करें, एक काम हम कर सकते हैं कि R2 को मैं रिप्लेस कर दूं R2 माइनस R1, और R3 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं R3 माइनस R1 से। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1 1 मिल गया, यह 0 मिल गया, यह मेरा साइन ऑफ थीटा आ गया, यह मेरा 0 हो गया, यह मेरा कॉस ऑफ थीटा हो गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया। करेक्ट, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं यहां से, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं यहां से तो मुझे क्या मिलेगा, बराबर है सब कुछ, 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 प्लस कॉस थीटा, इसको माइनस किया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका साइन थीटा हो गया, आपका 0 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, कौन सी वाली लाइन के सापेक्ष इसका हमको करें, अगर मैं इसको R3 के सापेक्ष अगर इसको मैं खोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कॉस ऑफ थीटा, इसके सापेक्ष मैंने खोला है, क्या मिला, कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस साइन ऑफ थीटा, यही मिला, कॉस कॉस ऑफ थीटा 0 प्लस साइन ऑफ थीटा, नहीं प्लस माइनस ही आएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा। करेक्ट, कोई दिक्कत यहां तक, चेक करो एक बार। ठीक है, क्या मिला मुझे, मुझे मिल गया माइनस का साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको मैं क्या बना सकता हूं, अगर मुझे एक ही उसमें लेके जाना हो तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, तो माइनस का 1/2, क्यों, क्योंकि 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा का मान होता है साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा। ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे यह बताना है कि -1/2 साइन ऑफ 2 थीटा का मान अधिकतम कितना हो सकता है, और वही मेरा आंसर होगा। एक चीज हम जानते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा का मान सदैव 1 और -1 के बीच में होगा, साइन का मान सदैव 1 और -1 के बीच में होगा। तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ माइनस से 1/2 से गुणा कर दूं, -1/2 साइन ऑफ 2 थीटा का मान, अगर माइनस से गुना किया है तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैंने माइनस से गुना किया है तो आपकी जो असमीकांक का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये हो गया, तो इसका मान सदैव और सदैव 1/2 से छोटा होगा और -1/2 से बड़ा होगा, मतलब -1/2 साइन 2 थीटा का मान सदैव 1/2 से छोटा होगा, और आपका -1/2 साइन ऑफ 2 थीटा का मान हमेशा -1/2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी आपकी।
पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये जो टर्म आपके सामने दी हुई है माइनस का 1/2 साइन ऑफ थीटा, इसका मान निकालना है। पूरे क्वेश्चन में माइनस का 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा का मान निकालना है। साइन ऑफ 2 थीटा जो है हमारा 1 और -1 के बीच में होता है। जब मैं इसका मान 1 रखूंगा तो ये -1/2 देगा, जब मैं इसका मान -1 रखूंगा तो ये प्लस का 1/2 देगा। और करेक्ट ढंग से सॉल्व करने का तरीका है कि इसको दोनों तरफ -1/2 से गुणा कर दो। किसी असमीका में जब मैं माइनस नंबर से गुणा करता हूं तो मेरे चिन्ह असमीका के बदल जाते हैं। ये वाला चिन्ह भी आपका बदलेगा, ये कुछ इस तरह से हो गया, इसको प्लस का 1/2 हो गया, मतलब माइनस का 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा का मान सदैव माइनस का 1/2 से बड़ा होगा और सदैव 1/2 से छोटा होगा। मैक्सिमम मान मेरे को पूछा गया है, मैक्सिमम मान मेरा होगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है एफ एक्स का मान इतना है तब इनका मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि यदि एफ एक्स का मान कुछ मुझे इस तरह से एक सारणिक दी हुई है तो एफ ए का मान कितना होगा, एफ बी का मान कितना होगा, एफ जीरो का मान कितना होगा और एफ क्या बोलते हैं आपका 1 का मान कितना होगा। तो देखो, इसमें एक चीज आप कर सकते हो कि अगर मैंने एफ ए का मान निकाला तो क्या निकलेगा, 0 0 ए माइनस बी। ये आपका आ गया 2a 0 ए माइनस सी ए प्लस बी ए प्लस सी 0। इसका मान किसी भी एंगल से मुझे 0 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके सापेक्ष जब मैं इसको खोलूंगा तो आपको मिलेगा a माइनस बी और ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो ये मान मुझे कहीं भी 0 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैंने एफ ऑफ बी निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, 0 बी माइनस ए 0 ए प्लस बी 0 बी माइनस सी 2b बी प्लस सी 0। इस केस में भी इसका मान कहीं से 0 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके सापेक्ष अगर मैं खोलूंगा इसको, इसके सापेक्ष खोलूंगा तो b माइनस ए आ जाएगा और ये वाला पोर्शन अपने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड पर हम आते हैं। एफ ऑफ 0 अगर मैं रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 माइनस का ए माइनस का बी ए 0 माइनस का सी बी सी 0, जो कि एक विषम सममित मैट्रिक्स है। और विषम कोटि की विषम सममित मैट्रिक्स, हाँ, विषम कोटि के विषम सममित सारणिक का मान सदैव और सदैव 0 आता है। ठीक है, तो इसका मान आपको मिलेगा 0। क्यों, विषम कोटि की विषम सममित सारणिक का मान सदैव 0 आता है, इसलिए इसका मान आपको 0 मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, कोई भी विषम कोटि की विषम सममित सारणिक अगर आपको दे रखी है उसका मान सदैव 0 आएगा। आप इसको सॉल्व करने ना, आंसर आपका 0 ही आना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक सारणिक एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है ए, तब ए इनवर्स का अस्तित्व है यदि, देखो, कोई भी सारणिक अगर आपको दे रखी है तो उसका इनवर्स उसी केस में निकल सकता है जब इसका मान 0 नहीं हो। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसका इनवर्स तभी अस्तित्व में आएगा जब उसका जो सारणिक है उसका मान 0 नहीं हो। तो हमको क्या करना है, अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो मतलब क्या होगा,
तो इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता। इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 6 माइनस 5 माइनस लैम्डा माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 2, ये कभी 0 नहीं हो सकता। ये कितना मिला? 2 प्लस का 5 लैम्डा प्लस का 6, मतलब लैम्डा का मान जब 8/5 नहीं होगा, ठीक है, मतलब क्या होगा? जब लैम्डा का मान माइनस का 8/5 नहीं होगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस का 8/5, तब इसका ए इनवर्स अस्तित्व में होगा। जब लैम्डा का मान माइनस 8/5 नहीं होगा, तब इसका इनवर्स अस्तित्व में होगा। क्यों? तब इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है? ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये बोल रहा है ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन आपको दे रखा है, एक चीज हमें पता है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का जो मान होता है वो सदैव ऐसा कुछ होता है। ये प्रॉपर्टी हमको पता है, ठीक है, और इसके साथ ही ये ऐसे भी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए या ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये होता है। इस वाले पोर्शन में अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दूं तो आपको क्या मिलेगा? इधर तो मिल जाएगा ए इनवर्स, यहां पर मिलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए, ये मिलके आई हो जाएगा आपका। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए का मान एक ही सारणिक और एक इनवर्स के बराबर है, यह तो आपका सत्य कथन है। दूसरा वाला देखो आपका, दूसरा वाला बोल रहा है, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि ए और ए इनवर्स का मान सदैव आपका तत्समक मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ए इनवर्स 1 का मान आपका I/A होगा। ठीक है, अगर मैं इस पे दोनों तरफ मैट्रिक्स लेता हूं आपका, तो क्या निकलेगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स का मान आपका होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ए इनवर्स आई के बराबर होता है, तो ए इनवर्स का मान I/A के बराबर होगा। इसका मैंने मैट्रिक्स निकाला, इसका मैंने सारणिक निकाला, तो डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स का मान डिटर्मिनेंट्स ए के इनवर्स के बराबर होगा। इसको एक स्टेप और लिख लो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऑप्शन नंबर ये भी मेरा सही हो गया। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ए बी का अगर मैं इनवर्स निकालता हूं तो पहले बी का इनवर्स निकलेगा फिर ए का इनवर्स निकलेगा, तो यह भी एक सत्य कथन है। यह वाला कथन मेरा असत्य होगा, क्योंकि ट्रांसपोज के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, इनवर्स के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रांसपोज के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, पर इनवर्स के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। चाहो तो आप दोनों के मान निकाल लो, दोनों के मान अलग अलग आएंगे। इसका मान क्या होगा आपका? इसका मान क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी, कुछ ऐसा निकलेगा। बी इनवर्स का मान क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन सारणिक ऑफ बी। और ए इनवर्स का मान क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ऑफ ए का मान। और ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो जो आपका कथन नंबर 4 है वह एक असत्य कथन है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स वाई जेड में कोई भी शून्य नहीं है, यदि एक्स वाई जेड में कोई भी शून्य नहीं है और इसका मान 0 है, तब, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं,
यह वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा आपका 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड। ठीक है, क्या किया था हमने, तीनों में से एक्स को कॉमन ले लिया था, एक्स वाई जेड को। R1 में से मैंने एक्स को कॉमन लिया है, R2 में से मैंने वाई को कॉमन लिया है, R3 में से जेड को कॉमन लिया है। तो क्या निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, मतलब अगर मैं R1 को रिप्लेस कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। और यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। और यहाँ क्या मिलेगा, और नीचे कुछ नंबर्स आपको मिल जाएंगे, इनसे हमको कुछ काम नहीं है। इस वाले पोर्शन को आप जब कॉमन लोगे और जीरो के बराबर करोगे, इस वाले पोर्शन को कॉमन लोगे और जीरो के बराबर करोगे, तो आपको मिलेगा ठीक है। ये क्वेश्चन शायद अब डीपीपी नंबर 1 या 2 में हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, वही रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपका, यदि एक सारणिक का मान दिया हुआ है तो उसका मान क्या होगा। अब देखो, पहले जो सारणिक हमको मिली उनके ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था, इनमें से कोई नहीं। यह वाली पहली ऐसी सारणिक है जिसके ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार कैसे निकाल सकते हैं। माना x का मान हमने 1 लिया है, y का मान हमने 2 लिया है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 1 और 2 ही क्यों लिया, जो आपकी मर्जी पड़े आप ले सकते हो, 3 4 5 6 10 12 जो डालना चाहो ले लो, पर ऐसे नंबर लेना जब नंबर छोटे लोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। इसका मान यहाँ पर रखो, ये क्या मिला 1, ये मिला 3, ये मिला 5, ये मिला 5 1 3, ये मिला 3 5 1। इसका मान निकालो, 1 1 माइनस 8 माइनस का 7 माइनस का 14 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 1 माइनस 15 माइनस का 14 आ गया, माइनस का 3 1 3 5 5 1 3 3 5 1 का परफेक्ट है। माइनस का 3 लिया तो 5 माइनस 9 माइनस का 4 आएगा, प्लस का 5 लोगे तो आपका आएगा 25 माइनस 3 22। क्या निकला, माइनस का 14 प्लस का 12 प्लस का 110 108। ठीक है, जब मैंने x का मान 1 लिया है, y का मान 2 लिया है, तो मेरी सारणिक का मान मुझे निकला 108। अब मैं x का मान 1 और y का मान 2 मेरे चारों ऑप्शंस में डाल के देखूंगा, जहां मुझे 108 मिल गया मेरा आंसर करेक्ट होगा। अगर दो ऑप्शन का मान 108 मिल गया तो मुझे x और y के मान चेंज करने पड़ेंगे, कुछ और रख के हम ट्राई करेंगे। देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है मेरा, 9 मल्टीप्लाई 3 27, ये तो नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 12 90 108, ये मेरा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 12 तिया 36, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, 7 गुना 1 गुना 3 7 तिया 21, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो जब सारणिक के केस में आपको इस तरह की वैल्यूज दी हो और आप उस पर ऑपरेशन लगा के नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है, कौन से रो में से किस रो को घटाना है या किसी कॉलम को गुणा करना है, और आंसर निकालना आपको मुश्किल हो रहा है, पर आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो x और y के मान रख दो या ABC के मान रख दो, आपकी मर्जी के हिसाब से 1 2 3 2 3 4 जो रखना हो, पर छोटे मान रखने से क्या होगा कि आपकी वैल्यू क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाएगी। आप मान ऐसे भी रख सकते हो, x बराबर 0 y बराबर 0, या फिर x बराबर 1 और y बराबर 1।
पर इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे ही आप x बराबर 1 y बराबर 1 रखोगे ना, तो a का मान भी आपको 18 आ जाएगा, b का मान भी 18 आ जाएगा, तो दोनों ऑप्शन में आपके टैली कर गया। तो जब दो ऑप्शन का मान 18 आ गया तो मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि सारणिक का मान कैसे निकलेगा। इसलिए कुछ 1 2 1 2 3 टाइप की जब आप ऑप्शंस रखोगे तो ऑप्शन के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट सेम होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लेते हैं। ए के ऐसे दो मान हैं जिनके लिए डेल्टा का मान 86 है, तो उन दो संख्याओं का योग बताइए। मतलब आपका ए के सारणिक आपको दी हुई है 1 -2 5, इसका मान 86 के बराबर है, तो ए के मान हमको निकालने हैं। सॉल्व करो इसको। 2a² + 4 हो गया, -2 से किया, माइनस का 4a माइनस का 20 आ गया और ये 0 आ गया। ये क्या निकला, 2a² + 4 माइनस प्लस 8a और ये आपका आ गया प्लस का 40। तो क्या मिलेगा, 2a² + 8a, 44, 86 में से 44 माइनस किया तो 86 में से 44 माइनस किया तो 42। ठीक है, दो को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा a² + 4a माइनस का 21। द्विघात समीकरण को हल करो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए के ऐसे दो मान है जिनके लिए है, तो उन दो संख्याओं का योग कितना होगा। 3 + -7 का योग होगा आपका -4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप वीडियो के बाद कमेंट करके बताइएगा। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डीपीपी के अंदर वापस से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।